नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी में मुस्लिम वोटर को पाने के लिए नया कंपटीशन शुरू हो गया है? क्या कांवड़ यात्रा की नमाज से तुलना कर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? दरअसल यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। चंद्रशेखर आजाद ने तो कांवड़ की नमाज से तुलना कर तुष्टीकरण की सियासत करने की कोशिश तक शुरू कर दी है। तो ओवैसी और पल्लवी पटेल के पीडीएम मोर्चे ने भी 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर ने लोकसभा की 37 सीट जीतने वाले अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है? सवाल यह भी है कि अखिलेश, ओवैसी, चंद्रशेखर, योगी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं? आज इस मुद्दे पर करेंगे बहस। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। राज्य में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नगीना में एक जनसभा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद सवाल उठा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान 10 दिन सारे रास्ते अस्पताल बंद हो जाते हैं, तो ईद पर 20 मिनट नमाज पढ़ने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई प्रॉब्लम है तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, अपने भाषण के दौरान गुस्से में दिखाई दिए और आरोप लगाए कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या है? देश एक ही धर्म का है या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा? तो क्या मैं गलत हूँ? बहुत बड़ी बात। अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, जवाब मांगूंगा आपसे। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि ये बात सिर्फ उन्होंने ही उठाई है। इशारों में चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश पर भी हमला बोला। ये जल है जल, मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे, अगर आप में से कुछ इतने लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछना, पुराना नहीं तो किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि पवित्र यात्रा को धार्मिक रंग देना उचित नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर के बयान को सही ठहरा रही है। पवित्र कांवड़ यात्रा को भी धार्मिक रंग देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हजारों हजार साल की ये परंपरा है और ये निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कृत संकल्पित है। पक्ष के साथ व्यवहार गलत करना और दूसरे पक्ष को स्वागत करना, फूल माला फेंकना, ये कहीं न कहीं संविधान के खिलाफ है। और अगर संविधान के खिलाफ कोई बात होगी तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले उस पर खड़ी नजर आएगी। अगर किसी ने कोई सवाल उठाया है तो निश्चित तौर पे वो जायज ही सवाल है, वो गलत सवाल नहीं है। चंद्रशेखर के बयान पर धर्म गुरुओं का कहना है कि धर्म की राजनीति करने के बजाय विकास पर बात होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि जैसे अभी वीडियो आ रहे हैं या जैसे आप चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं, हर नेता जो है वो आखिर में धर्म को लाकर उसी पे पॉलिटिक्स करना चाह रहा है। हालांकि अब की रिजल्ट ने बता दिया कि अब धर्म नहीं है, जो देश के और विकास के मुद्दे उनको अहम होना चाहिए। जीतने के तत्काल बाद हिंदू मुसलमान उन्होंने शुरू कर दिया। ये दुखद है, निंदनीय है
हिंदू मुसलमान करके भेद पैदा मत करो, विकास की बात करो, अपवाद की बात मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विनाश की बात मत करो। चंद्रशेखर कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से कर रहे हैं। उधर सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर के बयान ने क्या अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है? चंद्रशेखर आजाद खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। उधर ओवैसी और पल्लवी पटेल के पीडीएम मोर्चे ने भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। क्या यूपी में लड़ाई मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने की हो रही है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही चंद्रशेखर आजाद कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाकर नमाज की बात कर रहे हैं? क्या यूपी में मुसलमान वोट के लिए अगला कंपटीशन अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच होने वाला है? सवाल है अखिलेश का पीडीए ओवैसी पल्लवी के पीडीएम के बाद अब चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी यूपी में बड़ा खेल करेगी। सवाल ये भी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की लड़ाई अहम फैक्टर पर आ गई है। सबसे बड़ा सवाल कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को अखिलेश, ओवैसी और चंद्रशेखर में कौन चुनौती देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सवाल यह है कि तुष्टीकरण की क्या नई राजनीति शुरू हो रही है और क्या अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अब कंपटीशन में हैं और चंद्रशेखर जो दावा कर रहे हैं कि वो मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की वो तैयारी कर रहे हैं और कड़ा कंपटीशन, टफ कंपटीशन वो देने वाले हैं समाजवादी पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी को और पल्लवी पटेल जो उनके साथ मिलकर पीडीएम बनाकर चुनाव लड़ी थी। हमारे साथ मेहमान हैं मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी से, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, दानिश कुरैशी एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे समाजवादी पार्टी से। महेश पहलवान है प्रवक्ता भीम आर्मी से। महेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप किसी भी चीज को धर्म के रंग में रंग कर क्या उसमें राजनीति करना चाहते हैं? बीजेपी ये सवाल उठा रही है। नहीं, ये कोई तुष्टीकरण की कोई राजनीति वाली बात नहीं है। भारत का संविधान सबको बराबरी का सम्मान देता है, सभी धर्मों को अपनी धार्मिक आज़ादी देता है और चंद्रशेखर साहब ने जो बात कही है वो यही तो बात कही है कि भैया कि हम सब लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात हम नहीं करते। तुष्टीकरण की बात नहीं करते हैं तो 20 मिनट क्या आप चाहते हैं कि किसी भी ईद, मुहर्रम या शुक्रवार को, हर शुक्रवार को 20 मिनट पर सड़क पर बिठाकर मुस्लिम लोग जो हैं वो वहां पर नमाज अदा करें, ये आप चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि सभी धर्मों का सम्मान हो, चाहे वो 20 मिनट नमाज पढ़ने की बात हो, चाहे 10 दिन तक सड़कें, स्कूल, अस्पताल बंद करने की बात हो। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि मुझे इसमें कोई तुष्टीकरण नहीं करनी है या आपकी पार्टी को, आपके नेता को तुष्टीकरण नहीं करनी है, तो क्या दानिश कुरैशी 20 मिनट अगर मुस्लिम समाज के लोग बैठकर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो किसी को कोई दिक्कत है? एमआईएम को दिक्कत है? दानिश कुरैशी, देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो एक तरफ बुलडोजर चलाएंगे, एक ही तरफ मस्जिदें ढाएंगे, एक ही तरफ मदरसे ढाएंगे, एक ही तरफ नमाज हटाएंगे, एक ही तरफ मस्जिदें हटाएंगे। तो ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण नहीं है, ये तो जुल्म है अवाम के ऊपर। समझिए आप, ये तुष्टीकरण तो बहुत अच्छा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जुल्म है अवाम के ऊपर और किसी भी मजहब के और इस जुल्म को सिर्फ एआईएमआईएम समझ रही है, असदुद्दीन ओवैसी समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार या देश की जनता नहीं समझ रही है, इसलिए आप लोगों की जमानत जब्त हो गई। 18 सीटों पर लड़े थे ना उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, जमानत की तो बात, आप अगर ऐसे भाषा की बात करेंगे तो फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप कहां जॉब कर चुके हैं, तो फिर आपको पर्सन लगेगा। मैं हर जगह बढ़िया जॉब कर चुका हूं, सुनिए, पूछ लीजिए मुझसे। हार और जीत एक जमा पासा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप कहां प्रवक्ता रह चुके हैं,
लेकिन हाँ, मैं एक तो मैं चीज इसीलिए जानना तो कह रहा चाहता हूं हूं आपको। कि इसलिए- क्या इसलिए- अगर ये इसको तुष्टीकरण की कहते हैं राजनीति तुष्टीकरण। नहीं है, आप लोग कह रहे हैं इसी को कहते तुष्टीकरण हैं नहीं है, तुष्टीकरण। सबका साथ सबका विद्यानाथ जी, विकास इसी है। को तुष्टीकरण कहते हैं, इसी को तुष्टीकरण कहते हैं, समझे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजनीति में हार और जीत एक जमा पास है। आपने भारतीय जनता पार्टी आप के लोग तो प्रवक्ता से तुष्टीकरण पूछा की राजनीति कि ही करते हैं ना। वोटों से सही सिर्फ क्यों जीते? दानिश पिछली भाई, बार तो बहुत ज्यादा वोटों से आप लोग जीते। दानिश इसको भाई, कहते हैं आप लोग तो तुष्टीकरण की सवाल राजनीति सुनिए, करते हैं ना। सवाल अकबर नगर में मुसलमानों के घर और ढाए जाते हैं। उसी तुष्टीकरण की राजनीति पर अब नजर भीम आर्मी की है। मैं तो ये कह रहा हूं आपका मामला और गड़बड़ होने वाला है, आपकी जमीन क्या और कह रहे हैं? खिसकने वाली है, देखिए हमारी जमीन का क्योंकि आप एक ही फिक्र वोट न करें, बैंक भारतीय के जनता 4-4 पार्टी फिक्र दावेदार न होने करे। वाले हैं। देखिए मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आज जिसकी भी बात है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मुसलमान सिर्फ जो है राजनीतिक टूल नहीं है। चुनाव खत्म तो खेल खत्म वाला खेल नहीं चलेगा। अब आपको जिन्होंने आपको वोट दिया है उनको आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश हो चाहे कोई भी पार्टी। शांतनु जी ठीक है, मैं लौट कर आता हूं। मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। शांतनु जी, क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है जो भीम आर्मी की तरफ से एक एजेंडा, आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए, बताइए, समझाइए लोगों को कि क्या वो कोई एजेंडा है जो चंद्रशेखर कह रहे हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, या उनको पता है कि जिस वोट बैंक पर अभी समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की नजर है, वो वोट बैंक अपने खाते में वो कर सकते हैं, और क्योंकि इस बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया है तो अब उनको राजनीति आगे बढ़ानी है? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि चंद्रशेखर आजाद जी की नजर इस वोट बैंक पे है। देखिए हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एमवाई कॉम्बिनेशन पे चलती है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे चलती है, और बीएसपी लंबे समय तक नीम भीम पे चलती रही। अब चंद्रशेखर जी को समझ में आ गया कि केवल भीम से काम नहीं चलेगा, केवल दलित वोट बैंक से काम नहीं चलेगा, तो एकदम से आपको उनका नया मुस्लिम प्रेम दिखेगा। मैं चंद्रशेखर जी और उनकी पार्टी के जुड़े लोगों से बस ये पूछना चाहता हूं कि आप जय भीम बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसका मतलब है जय भीमराव अम्बेडकर। क्या आपने भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा है? क्या आपने उनकी किताब पढ़ी है जो उनकी सबसे फेमस किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि हर मुस्लिम व्यक्ति के लिए इस्लाम देश से बड़ा है। अगर देश और इस्लाम के बीच की बात आती है, मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, ये मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे शब्द कह रहा हूं। वो कहते हैं कि जो भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति है वो देश को दो भागों में, किसी भी देश को दो तरह से देखता है, दारुल हरब देखता है, दारुल इस्लाम देखता है। अगर जब तक वहां पे इस्लाम का शासन नहीं होता, शरिया का शासन नहीं होता, तो उसके लिए वो दारुल इस्लाम नहीं, दारुल हरब है, जो एक लैंड ऑफ वॉर है, जो एक जिहाद की जगह है। तो नगीना की सीट भी उनके लिए जिहाद की जगह है जब तक उसमें मुस्लिम कैंडिडेट नहीं आता। क्या इससे एग्री करते हैं वो? और ये भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द है, भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द है। महेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, महेश जी जवाब दीजिए। मुस्लिम प्रेम जागा है, जो आपका मनोज यादव, मुस्लिम प्रेम जागा है, वो केवल महेश जी जवाब दीजिए। शांतनु जी ने जो सवाल उठाया। यादव जी जिस तरह से आप मुस्लिमों की आप नहीं यादव जी नहीं है, वो गुप्ता जी हैं, शांतनु गुप्ता हैं जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। टूल का हिस्सा नहीं है कि ये जो इस तरह से नहीं है कि चुनावी दौर में महेश जी पहले समझ तो लीजिए सवाल कौन पूछ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। शांतनु गुप्ता है उनका नाम। चंद्रशेखर साहब मुस्लिम समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से एग्री करते हैं? के लिए लड़ते रहे हैं आप डॉक्टर चंद्रशेखर साहब कोई चुनावी मुद्दा नहीं है चंद्रशेखर साहब। महेश जी मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैंने ये तो पूछा आप चुनावी मुद्दा हो नहीं हो, आपकी राजनीति है, जैसे करिए। मैं कह रहा हूँ आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से एग्री करते हैं कि नहीं करते, जब वो कहते हैं कि एक मुस्लिम समाज के लिए देश छोटा है, इस्लाम बड़ा है, आप उससे एग्री करते हैं? हर बात से वो एग्री करते हैं। संविधान में आपसी भाईचारा, आपसी गैर बराबरी का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप बात सुन लीजिए, आपने बात रखी, मैंने बीच में टोका नहीं। आप बात से कट रहे, मैं तो कह रहा हूँ आप भीमराव अम्बेडकर से एग्री करते हैं? आप जब आप बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था, जब हाँ मैं एग्री करता हूं, जब आप बोल रहे थे, आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। जब आप नौजवान की बात करते हैं, जब वही कावड़िया, वही जब नौकरी की बात करता है, वही जब अपने शिक्षा रोजगार की बात करता है, तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं उसे। महेश भाई मैं तो पूछ रहा हूं, अभी जैसे ही कावड़ियों की बात हुई, कावड़ यात्रा की बात हो गई, तो रोजगार याद आ गया। और मुसलमानों की हालत इस देश में क्या है वो मालूम है आपको? मुसलमान युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए क्या? उनको नौकरी नहीं चाहिए? उनको क्या पंचर वाला बनाकर रखेंगे आप लोग? नहीं, तब याद नहीं आता आप लोगों को कि उनको भी रोजगार चाहिए, धर्मों को चाहिए। उनको सिर्फ टायर पंचर बनाने के काम में नहीं लगाना है, जैसे वोट बैंक दिखाई देता है। चंद्रशेखर साहब लखनऊ में बैठे नीट के अभ्यर्थी से ही मिलते हैं, तमाम नौजवान साथियों से मिलते हैं, पेपर लीक पे बोलते हैं। चंद्रशेखर साहब
देश के नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं, बेरोजगारों के नेता हैं। आप मनोज चंद्रशेखर यादव साहब को शांतनु जी ने कहा समाज में बांध के नहीं रख सकते, उनके विचारों को बांध के नहीं रख सकते। ठीक है मनोज यादव जी, शांतनु जी ने कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है और अब भीम आर्मी को यह समझ में आ गया है कि सिर्फ दलितों से काम नहीं चलने वाला है, मुस्लिमों पर भी नजर उन्होंने अपनी इनायत की है और इसीलिए शायद अभी कह रहे हैं भीम आर्मी के प्रमुख कि सिर्फ एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 20 मिनट नमाज में दिक्कत है और 10 दिन तक कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से शांतनु गुप्ता के ऊपर कोई साया आ गया है आरएसएस और बीजेपी का, इसीलिए शांतनु जी मुद्दे से भटक के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक चले। मुद्दा सिंपल सा है और उस मुद्दे का जवाब कितनी मजे की बात है, आप इनको भीमराव अंबेडकर जी से भी दिक्कत है, आप समाजवादी पार्टी को भीमराव अंबेडकर जी से भी दिक्कत है, रोज संविधान की कॉपी पकड़ते हैं और जय भीम बोलते हैं, लेकिन दिक्कत है। शांतनु जी ठीक है, अगर नहीं करते तो मैं साइलेंट होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलिए मनोज, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। कितनी मिर्ची क्यों लगती है बीजेपी समर्थित लोगों को, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं इनके ऊपर एक साया है, साया ये है कि ये बात को घुमाने का प्रयत्न करें। सवाल कितना सीधा था कि अगर किसी की जुम्मे की नमाज को अगर पुलिस लातों से गूंजती है नमाज पढ़ते हुए लोगों को, और दूसरा वही इस देश के तमाम सारी आबादियों के लिए बड़े साधन उपलब्ध कराए जाते हैं सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए, उस पे इनका क्या स्टैंड है? राजनीति का ही तेल लेने। समझ गए ना? इस भाषा में आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा। आप इस पे स्टैंड बताइए, आपका स्टैंड क्या है? क्या भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि एक धर्म का आदमी सड़क पे डांस कर सकता है? कांवड़ यात्रा कैसे करें? हवाई मार्ग से करवाएं? मनोज यादव, कांवड़ यात्रा क्या हवाई मार्ग से करवाएं? नहीं, कहां इस पे कोई सवाल है? मैं कौन सा सवाल? यही तो सवाल चंद्रशेखर आजाद ने क्या सवाल किया है? वो कह रहे हैं कि 10 दिन तक कांवड़ यात्रा कर लीजिए, कोई नहीं बोलेगा, 20 मिनट के लिए नमाज पढ़िए, दिक्कत हो जाती है। तो जो नमाज सड़क की जगह मस्जिदों में पढ़ी जाती है उसको सड़क पर क्यों करना चाहते हैं? और जो कांवड़ यात्रा सड़क पर हो सकती है उसको कहां करवाना चाहते हैं आप लोग? मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या दो धर्म के लोगों को अलग अलग इस नजर से देखा जाए? अलग अलग कहां है? जो सड़क से काम हो सकता है वो सड़क पर हो रहा है, जो मस्जिद में होना चाहिए वो मस्जिद में हो रहा है। दरोगा, आज तक आपने कांवड़ ले जाते हुए व्यक्ति को दरोगा पीटते हुए देखा है क्या? डीजे बजाते हुए किसी व्यक्ति को दरोगा को पीटते हुए देखा है? मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए। जवाब दो। देखिए विद्यानाथ जी, सरकार का धर्म होता है कि उसके राज्य में जो भी किसी भी धर्म को मानने वाला, आस्था में किसी भी धर्म में आस्था रखने वाला हो, वो निर्भय होकर अपने पर्व को, अपने त्योहारों को मना सके। इसलिए पवित्र श्रावण माह में जो भी कांवड़ यात्री निकलेंगे वो निर्विघ्न रूप से गंगा जल ले जाकर अपने आराध्य शिव के ऊपर गंगा जल डाल सके, इसकी पूरी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुनिश्चित करेगी। एक बात। दूसरी बात, जो भी अभी आपने अच्छी बात कही कि जो भी पूजा पाठ, जो भी त्योहार या जो भी किसी का आस्था कहीं भी संभव हो वहीं से हो सकती है। जैसे 12 वफात, मुहर्रम, ताजिए का जुलूस अगर निकलता है तो उसकी भी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करती है। तब तो ये लोग कहने नहीं आते हैं कि क्यों सड़क पर कोई निकल रहा है। हाँ, ईद की नमाज मस्जिद के अंदर हो सकती है, इसलिए वहां करने को कहा गया है। अब ये पूछ रहे थे कि कांवड़ियों पर पुलिस को लाठी चलाते किसी ने देखा भैया, 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव की पुलिस लाठीचार्ज करती थी, मारती थी, पीटती थी, दंगे होते थे और अखिलेश यादव उनको संरक्षण देते थे। बेशर्मी कहां से लाते हो आप? कौन से शरबत पीते हो आप? बेशर्मी का डर लगता नहीं लगता? ईश्वर से डर लगता है कि नहीं? मनीष शुक्ला, भगवान से डरते हो कि नहीं डरते हो? हमला करते थे। भगवान से डरते हो कि नहीं डरते हो? बताओ, डरते हो कि नहीं डरते हो भगवान से? ये पापी डर लगता है भगवान से कि नहीं? जो बैठ के कैसे डर लगेगा? तुम तो भगवान की भी छत को टपकाते हो, कैसे डराओगे भाई? कैसे डराओगे भगवान को? कैसे डराओगे भगवान से? अयोध्या पर लोकतंत्र हावी करने वाले भगवान से नहीं डरते, इसलिए टीवी डिबेट में झूठ पर बोला करो। नहीं, ईश्वर माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियों पे इसका असर पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति लगातार टीवी पर झूठ बोलता है
कि तो मुझे उसकी बोलने आने वाली दीजिए। पीढ़ियों पर अब भी मिर्ची असर क्यों पड़ता लगी? है। और अभी लाल समझ वाली गए नहीं लगी। समझे? अखिलेश यादव नहीं जी को समझे? मिर्ची लग गई, लाल वाली नहीं, लगी मिर्ची यादव जी। लगी तुम्हें, लाल मिर्ची वाली लगी मिर्ची लग तो गई, मिर्ची लगी लाल वाली लग गई तो ना। भगवान अभी तो राम शांतनु का जी को टेंट आप रोक अभी रहे थे, छेद वाला बना दिया। बीच में मत बोलिए। मंदिर बनाया, तो टेंट शांत नहीं बनाया, रहिए, मंदिर सुन बनाया, लीजिए, छेद फिर वाला बनाया बोलिएगा। ना। बीच में अयोध्या मत में बोलना। गड्ढे बनाए ना, नहीं बोलना चाहिए गिरती बीच हुई में, तो राजनीति दिया। को राजनीति मनोज जी एक एक करके और मनोज यादव एक सेकंड रुकिए। डिबेट को कहीं और मत ले जाइए मनोज यादव, डिबेट को कहीं और मत ले जाइए। मुझे कम से कम मनोज यादव नैतिक तौर पर एक सेकंड रुकिए। मनीष शुक्ला एक सेकंड रुकिए। मनोज यादव जी, नैतिक तौर पर आप लोगों को राम पर बोलने का तो अधिकार नहीं है। जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाए, उसको क्या राम पर और राम मंदिर पर बोलने का अधिकार है मनोज यादव जी? झूठम बोलो। विद्यानाथ जी एक सेकंड रुक जाइए मनीष शुक्ला। मनोज यादव को डिबेट और की आज भाषा बताइए। एक सेकंड रुकिए मनीष शुक्ला जी। मैं ये पूछ रहा हूं मनोज यादव जी, अगर सुन लीजिए मेरी बात मनोज यादव, क्योंकि आप चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं डिबेट में, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मनीष एक मिनट रुक जाइए। मनोज यादव से मेरा सवाल है, मैं ये पूछ रहा हूं कि चलिए 20 मिनट के लिए नमाज करा लेते हैं सड़क पर, तो क्या कांवड़ यात्रा मस्जिदों से निकलवाएंगे? मनोज यादव जवाब दीजिए। कांवड़ यात्रा क्या मस्जिदों से निकलवाएंगे? 20 मिनट के लिए नमाज करवा लेंगे अगर सड़क पर तो? जनाब जी इतना परेशान हो रहा हो, कांवड़ यात्रा उसी तरीके से निकलती है जिस तरह की जो बात है उसी फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। मोहब्बत से बात करो। आपको पता नहीं है विद्यानाथ झा नाम है और कांवड़ यात्रा मस्जिद से निकला होगा, इतना भी ज्ञान नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, तो नमाज अगर मस्जिदों में पढ़ी जा सकती है तो सड़क पर पढ़वाने के लिए क्यों अड़ रहे हैं आप लोग? कहाँ से निकलती है? अरे मेरी बात सुनिए। नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? शंकर जी का जब अभी जल अभिषेक होगा वो कहाँ होता है, सब आपको मालूम है। आपको भी सब मालूम है, सब आपको मालूम है, इसलिए तो कह रहा हूं कि राजनीति कर रहे हैं और तुष्टिकरण की राजनीति। एक सेकंड रुक जाइए। अब मनोज यादव यही तो मैं कह रहा हूं, अब आ गए आप मुद्दे पर, आप मुद्दे पर आ गए कि मालूम आपको भी सब कुछ है, चंद्रशेखर आजाद को भी सब कुछ मालूम है। तो इसका मतलब साफ है दानिश कुरैशी कि आपकी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अब तैयार हैं चंद्रशेखर आजाद। और क्या आप लोगों को अभी भी नहीं लग रहा है कि यह तुष्टिकरण की राजनीति है? और जिस वोट बैंक को आप अपना समझ रहे थे, जिसके बूते अब 18, 20, 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं राज्यों में, वहां कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम अपनी राजनीति मनीष भाई प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, दानिश जी को बोल लेने दीजिए एक बार। भाई मुझे तो मेरा अवसर दीजिए। दानिश जी से 3 बार आप पूछ चुके। एक सेकंड रुक जाइए मनीष भाई, एक सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए सवाल ये है, सुनिए मैं आपको जवाब दूं। सवाल ये है कि हम अपनी राजनीति अब हमारी पार्टी अपने तरीके से करती है। मैं वही कह रहा हूं। अब सवाल आगे ये खड़ा है कि अब लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और तमाम लोगों को, चंद्रबाबू जी को भी और नीतीश बाबू को भी समझ में आ गया और खुद मोदी जी को भी समझ में आ गया कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किनके सहयोग के बिना काम नहीं होगा। ठीक है मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। बताइए कांवड़ यात्रा का सहयोग करने वाले सुनिए। मनीष शुक्ला जी तो आप लोगों को अगर एक सेकंड दानिश भाई एक मिनट रुक जाइए, आपने एक सवाल उठाया उसको पूछ लेता हूं, जरा उसका जवाब ले लेता हूं बीजेपी से। मनीष शुक्ला जी एक सेकंड। मनीष शुक्ला जी सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, तो क्या 20 मिनट नमाज करवा के आप उस वोट बैंक को अपने खाते में, अपने पाले में नहीं करना चाहते हैं, जिसको चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी करना चाहती है, जिस पर दावेदारी समाजवादी पार्टी की है, एमआईएम अपना दावेदारी ठोकती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म और आस्था के आधार पर चुनाव में वोट मांगने नहीं जाती। हम राज्य के धर्म के अनुसार सबको अपने धर्म और आस्था को मानने की इजाजत है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद एक भी पर्व और त्योहार में चाहे किसी भी धर्म का रहा हो, कभी एक भी दंगे नहीं हुए। कि दंगों का इतिहास लेकर अखिलेश यादव के प्रवक्ता बैठे हैं, ये दंगों का इतिहास लेकर बैठे हैं, जो बीच में ताली बजाने का बहुत अवसर मिलेगा। ताली बजाएंगे ही आप। एक वर्ग है जो ताली बजाने के काम में आता है।
एक वर्ग है जिसका काम है ताली बजाना, पड़ोस में खुशी हो जाए तो ताली बजाना, किसी दूसरे मोहल्ले में खुशी आ जाए तो मनोज जी आजाद, एक चीज बताइए, आप जब शांतनु गुप्ता बोल रहे थे आपके बीच में आप कह रहे थे कि मैं उठ के चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मेरी बारी है। मनीष शुक्ला बोल रहे हैं, बोल लेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। बताओ, इसको बताना पड़ेगा 12 से 17 के बीच में कांवड़ियों पर हमले होते थे कि नहीं होते थे? मनोज बताओ, दंगा करने वाले सत्ता में बैठे तो दंगा करेगा कौन? हम नहीं करते तो दंगा होते थे कि नहीं होते? सत्ता में बैठ के दंगा करोगे क्या? बताओ मनोज, शर्म नहीं आती क्या? सत्ता में बैठ के दंगा नहीं किया जा सकता है। जब बताओगे तो फिर से करोगे। अखिलेश यादव से चीजें देश को पता चल गया। अखिलेश यादव से पूछो कि किस तरह से हमले करवाते थे। योगी आदित्यनाथ से पूछो जाके, योगी आदित्यनाथ से पूछो कि दंगा कैसे किया जाता है। पूछो मिर्ची न लगे। हाँ, मंदिर में सुअर का मांस डाल दो, दुर्गा प्रतिमाओं पर हमला करवाते थे, दंगे करवाते थे, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे करवाते थे। ठीक है मनीष जी और मनोज यादव, मिर्ची लगी ना? मनोज यादव और मनीष जी, कौन सी मिर्ची थी? आप लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि एक नया व्यक्ति खड़ा हो गया मैदान में जो अभी तक दलितों की राजनीति करने की बात कर रहा था, वो अब मुसलमानों पर भी नजर गड़ाए हुए है, मुस्लिम वोट बैंक पर। तो दिक्कत तो समाजवादी पार्टी को और एमआईएम को ज्यादा है, लेकिन शांतनु गुप्ता जी थोड़ा सा समझाइए कि समाजवादी पार्टी कह रही है ये धर्म की राजनीति नहीं है, दूसरी तरफ एमआईएम के जो नेता बैठे हैं वो भी कह रहे हैं ये धर्म की राजनीति नहीं है, महेश पहलवान है वो भी कह रहे हैं धर्म की राजनीति है नहीं है। तो धर्म की राजनीति नहीं है तो 20 मिनट अगर नमाज मस्जिद में पढ़े कोई या सड़क पर पढ़े, उस पर यह खड़ा होकर कहने की जरूरत क्या है कि एकमात्र मैं नेता हूं, मेरा कॉलर सबसे ऊपर है और मेरे अलावा कोई बोल नहीं सकता है जो मैं आज कह रहा हूं, ना किसी ने बोला है ना बोल सकता है ये बातें। देखिए विद्यानाथ जी, सारी डिबेट शुरू हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो डेटा है करीब 90 से 92 मतलब 92% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को गया है। अब वहीं से सबकी एक तरह से लालच शुरू हो गया है कि अरे यार ये तो बड़ा आसान वोट बैंक है, केवल 4 सीटें देके समाजवादी पार्टी ने 4 सीटें दी मुसलमान लोगों को। अब 4 सीटें देके अगर आप 90% वोट ले सकते हो तो सब बड़ा मजे का वोट बैंक है, कुछ करना ही नहीं है। अब सब इसके पीछे लालायित होंगे, सब बोलेंगे मुसलमान मुसलमान, ये करने दो वो करने दो, वोट में कोई नहीं जाएगा। अगर आप देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपनी चीज में सीरियस होता है तो उसको कोर्ट लेके जाता है ना। अगर चंद्रशेखर रावण इसको कोर्ट लेके जाते हैं कि हाँ सड़कें, कोर्ट से परमिशन लेके आए कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएगी आपसे, देखिए आप कोर्ट से परमिशन लेके दिखा दीजिए मुझे। तो ये तरीका होता है जिससे ये मुस्लिम वोट ले पाए। तो ये नया लालच उंगली उठा रहे हैं मनोज यादव जी, सारी पार्टियां। ठीक है शांतनु जी, अब वक्त थोड़ा कम है, जल्दी से महेश जी जवाब दीजिए, कोर्ट क्यों नहीं गए, क्यों आप राजनीति कर रहे हैं, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति में उतरना चाहते हैं, दलितों पर राजनीति आप अभी तक करते आ रहे थे। मनोज भाई एक सेकंड रुक जाए, मनोज यादव आ रहा हूं आपके पास, एक बार महेश जी पहले कंप्लीट कर लें। चंद्रशेखर साहब के बारे में पूरा देश जानता है कि चंद्रशेखर साहब अपने परिवार की तरह बहुजन अल्पसंख्यक नौजवानों को, देशवासियों को अपने मानते हैं। यहाँ राजनीति तो वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति में क्यों उतर आए आज मनोज यादव, जल्दी से 20 सेकंड सर, आखिरी 20 सेकंड। सालों से निरंतर हम लोग, महेश भाई रुक जाइए, मनोज यादव जल्दी, हम बहुजन समाज के लिए काम करते जा रहे हैं, निरंतर हम लोग सबों की मदद करते हैं। चंद्रशेखर साहब इस तरह से नहीं करते जिस तरह से आप उन्हें उनका बखान कर रहे हैं। चलिए मनोज यादव जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में इतना ही, लेकिन इस वक्त एक बड़ी